MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम पर डिपेंड है या उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे क्या करना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर या एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करके आप सेलेक्ट हो सको। उस एग्जाम का डिसाइड करना है पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करूंगा। जीतने की तरीका भी बताएगा और सीखने का भी तरीका आपको पेपर आए उस पेपर को जितना जल्दी हो सके पहले पेज से अंतिम पेज तक पहुंचना। मतलब ऐसे सवाल होते हैं जिनमें दो चॉइस आपको पता होती है कि ये दिमाग हमेशा नेगेटिव आंसर की तरफ ही जाएगा, लेकिन इसमें टारगेट तो है कि 3 तो है अपने पास चॉइस तो नहीं ली है तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों? ऐसा व्यक्ति इसमें कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है। मतलब जैसे जैसे रिस्क बढ़ रही है वैसे वैसे मार्क्स भी पढ़ोगे उतनी आप रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश KM उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे वीडियो नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में के साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरा जो आज का जो वीडियो है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम पर डिपेंड है। मतलब जो भी प्री वाला एग्जाम्स होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उस पर मेरा ये वीडियो आधारित है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर या ऑब्जेक्टिव पेपर को मैं क्रैक कैसे करें या उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास लगभग 70 से 80% पेपर या एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो MCQ पेपर को देने चाह रहे हैं और उसमें बैठने की प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं उन व्यक्तियों के उन कंपटीशन एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों से बात करना चाहूँगा और अपनी एक सलाह देना चाहूँगा, अपनी बात बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर या एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करके आप सेलेक्ट हो सको। तो पहली बात, उसके लिए सबसे पहले उस एग्जाम का डिसाइड करना है। मतलब मैं उस एग्जाम को दूंगा, ये मन ही मन या अंतरात्मा के साथ जुनून के साथ डिसाइड करना है, पहली चॉइस। दूसरी बात जो आपसे डिस्कस करूंगा उसमें यह है कि उस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड तो कर लेते हैं, जब फॉर्म भरने की बात होती है तो कुछ गलतियों की वजह से, कुछ नासमझे की वजह से या कुछ लापरवाही या आलसपन की वजह से वो फॉर्म भर नहीं पाते। तीसरी बात, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए कि मैं उसको ये सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। चौथा, रिवीजन पे रिवीजन करना। ये तो ही थ्योरी वाली बात। अब आती है आपकी प्रैक्टिकल वाली बात कि आपको क्या करना है। तो प्रैक्टिकल वाली बात के में 2 चीज़ होती है। एक तो आपकी मॉक टेस्ट का पेपर, वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, और दूसरा जो आपका एग्जाम पेपर जो आपको सेलेक्ट करने के लिए होता है। मॉक टेस्ट पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा और हो सके तो जो पुराना टेस्ट पेपर आ चुके हैं उस एग्जाम से वो भी लाएं, उस पेपरों को भी आपको अटेंड करना है। अब आपसे बात करता हूँ मॉक टेस्ट पेपर या एग्जाम पेपर के बारे में। तो सबसे पहले जब भी आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है या अपनो एग्जाम पेपर को अटेंड करना है तो एक बात सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं इस पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करूंगा। ये सोच आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन अटेंड करने में रिस्क उठानी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने कहा है टेक रिस्क, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी एंड इफ यू लूज देन यू विल बी वाइज। मतलब यदि आप जोखिम या रिस्क उठाते हो और अगर आप उस जोखिम में आप जीतते हो तो आप खुश होते हो और हारते हो
तो आपको सीख मिलती है जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होती है। तो मतलब मॉक टेस्ट आपको जीतने की तरीका भी बताएगा और सीखने का भी तरीका आपको बताएगा। अब आपको पेपर में करना क्या होगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क उठाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो सके। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, पूरा पेपर को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये चीज ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं इन चीजों की ना समझे की वजह से ही वो पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते। तो पहली बात, जैसे भी आपके पास मॉक टेस्ट आए या पुराना टेस्ट पेपर आए तो उसके टाइम टेबल शेड्यूल के अनुसार OMR शीट के साथ बैठे। जैसे ही आपने OMR शीट में नाम, पता, रोल नंबर वाइज सब कुछ भर दिया, साइन कर दिया, ओके। अब आता आपका टेस्ट पेपर, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर हो या पुराने पेपर हो या आपका जो एग्जाम का टेस्ट पेपर, तीनों चीजें एक साथ बता रहा हूं। पहली बात, जैसे ही आपके सामने पेपर आए, शुरुआत जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, उस एग्जाम पेपर में 150 क्वेश्चन है और उसके मार्क्स हैं 450। जैसे ही आपके सामने पेपर आए, उस पेपर को जितना जल्दी हो सके पहले पेज से अंतिम पेज तक पहुंचना। मतलब पहले पेज में देखा सवाल है, अटेंड कर दिया। दूसरे पेपर जितना जल्दी हो गए उस पेपर के अंतिम पेज तक आपको पहुंचना है। ऐसे नहीं पहुंचना, सारे सवाल को देखना है। और आप देखिएगा जब आप पहले पेज से अंतिम पेज तक पहुंचते हो तो आपके 150 सवालों में से 50 सवाल आपकी पहली नजर में सही होने वाले सवाल होते हैं और आप उसको अटेंड कर लेते हो। समझ रहे हो बात कि पहले पेपर से अंतिम पेपर के बीच 50 सवाल है, 33% मार्क्स, 33% सवाल ऐसे होते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो एक नजर में देखते ही आपके सवाल क्लियर हो जाए। एक नजर मतलब मेहनत वाली नजर, उसके पीछे मेहनत भी काम करती है। आप नींद से उठ के आ गए और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो वैसा नहीं होता है। मेहनत वाली नजर अगर आपके सामने होती है तो 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपकी पहली नजर में अटेंड हो जाते हैं। जैसे ही वो अटेंड हो जाएं, उन सवालों को OMR शीट में भर देना चाहिए। ये तो आप पहली पारी का सवाल। खत्म होने के बाद वापस शुरुआत पहले सवाल से ही करना चाहिए। उसमें यह ध्यान रखना चाहिए जो आपने सवाल अटेंड कर लिए वो आपकी आंखों के सामने वापस नहीं आने चाहिए। उन सवाल को वापस रिपीट करना नहीं, उन सवाल को वापस देखना नहीं। अब उन सवालों में आपने सही भरा या गलत भरा, उन चीजों को आपको देखना नहीं है। ऐसा लगना चाहिए अब आपके सामने 100 सवाल का पेपर है, क्यों 50 सवाल आपने अटेंड किए, OMR शीट में भर दिए। द्वितीय चरण में आपके सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सोचने पर आपके सवाल के आंसर आपके सामने आ जाते हैं। मतलब द्वितीय चरण में आप पहले 100 पेज से लास्ट पेज तक पहुंचते हो तो 150 में से 40 सवाल आपसे अटेंड हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा, अपनी मेहनत के बारे में देखा, मैंने किताब पढ़ी उसके बारे में सोचा, तो आपके 40 सवाल आपके सही हो जाते हैं। उन 40 सवाल को अटेंड करने के पश्चात उसको OMR शीट में भर देना चाहिए। मतलब 150 सवाल में से 90 सवाल आपके हो चुके हैं। तीसरे चरण में, इंपॉर्टेंट चरण है आपका तीसरा चरण। तीसरा चरण वो होता है जिसमें आप अपने वापस चलते हैं पहले पेज से अंतिम पेज के बीच में, बाकी बचते हैं जो 60 सवाल। 150 में जो 60 सवाल आपको अटेंड करना, उस 60 सवाल में आप ये देखोगे कि 30 सवाल के आसपास ऐसे सवाल होते हैं जिनमें 2 चॉइस आपको पता होती है कि ये इस सवाल MCQ सवाल का ये 2 आंसर हो ही नहीं सकते हैं और इन दोनों में से आंसर करेक्ट होगा। मतलब 50% आंसर आपके सामने हो जाता है कि या तो A आंसर होगा या B आंसर होगा। ये 50% क्वेश्चन वाले आंसर आपके सामने आ जाते हैं। अब आपके पास चॉइस होगी, टॉस वाली होती है, चिट या पट। बट इसमें जय माता दी नहीं करना है, चिट बट टॉस नहीं करना है, दिमाग से सोचना है। मैं इसमें अपना एक सलाह दूंगा, अपनी एक खुद का अनुभव आपको दूंगा कि जब भी मेरे सामने जब भी MCQ वाले 50% सवाल वाले ऑप्शन आते थे तो मेरी ये सलाह, मेरे अनुभव आपके सामने पेश कर रहा हूं
कि जैसे फॉर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि आपको कोई बड़ी परिस्थिति में आपको फंसा दिया जाए और आपसे पूछे आपको क्या करना है, तो आपका दिमाग हमेशा नेगेटिव आंसर की तरफ ही जाएगा। जो आपका रॉन्ग होगा वो आपको दिमाग उसको करने के लिए प्रेरित करेगा। वही इसी परिस्थिति में आता है जब आपके सामने 50% क्वेश्चन वाले ऑप्शन आपके सामने रखते हैं, तो आपका दिमाग कहता है कि ए आंसर सही है, लेकिन आंसर जब आप रिजल्ट निकालते हो तो आंसर होता बी। तो उसी को आपको यूटिलाइज करना है, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब आपका आंसर बोले कि 50% क्वेश्चन में आंसर ए बोले तो आंसर आपको सोचा ए है और टिक करना है बी का। इसमें आप विश्वास मानोगे कम से कम 70% क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। मतलब जिस सवाल का आंसर आपका मन करे, दिमाग करे, उस सवाल को टिक काट लेना है और जो दूसरा बच्चा ऑप्शन उस पर टिक कर देना है। तो ये आपका ऑप्शन भरते हैं तो आपको उसके बाद उन सवालों को OMR शीट में भर देना है। अब चौथा चरण की मैं आपसे बात करूं तो चौथा चरण में ऐसा आपके सवाल आपके सामने आते हैं जिनमें 3 चॉइस आपके पास रहती है। यहाँ ये इन तीनों में से हो सकता है और ये आंसर इसका नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन सवालों को भी अटेंड करें, क्योंकि कुछ लोग कहते होंगे ये अंधेरे में तीर मारना। हाँ, ये गोधूली वाला अंधेरा है, सांझ का अंधेरा है, लेकिन इसमें टारगेट तो है कि 3 तो है अपने पास चॉइस। तो इसमें आपको क्या करना है, MCQ के सवाल का जो आंसर दे रखा 1 और 2 और 3, उन सवालों से, उस आंसर से सवाल की तरफ पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, 24 वाणियां किताब किसने लिखी, तो उसमें आंसर हो गोगा जी, रामदेव जी और पापू जी और हड़बू जी। तो आपको ये पता हड़बू जी ने नहीं लिखी। अब आपके पास 3 ऑप्शन बताए हैं, रामदेव जी, पापू जी और तेजा जी। तो आप सोचो दिमाग से कि यार जब मैंने रामदेव जी पढ़ा या तेजा जी पढ़ा या पापू जी पढ़ा, तो ये इन तीनों में से कोई है, तो उनसे सेलेक्ट करो कि हाँ तेजा जी से सवाल में चलो। 24 वाणियां रामदेव जी से 24 वाणियों की तरफ चलना है, तेजा जी से 24 वाणियों की तरफ चलना है और हड़बू जी से 24 वाणियों की तरफ चलना। तो आप दिमाग सोचेगा तेजा जी ने इस तरह की कोई किताब नहीं लिखी, हड़बू जी ने कोई किताब नहीं लिखी, तो बाकी बचा ऑप्शन टिक करना है। जो आपको आंसर से सवाल की तरफ चलना है कि आपको हड़बू जी ने किताब नहीं लिखी, तेजा जी ने किताब नहीं लिखी, अब आपको कुछ नहीं पता, लेकिन ये मान के चलो कि रामदेव जी ने वो 24 वाणियां किताब लिखी है। ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इससे होगा। मतलब नेगेटिव अप्रोच अपनानी है, ये नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये जानकारी में नहीं है, लेकिन उसको टिक करना है, हाँ ये हो सकता है, इसको आपको अपनाना है। तो इससे आपके 15 सवाल आपके अटेंड हो जाते हैं। चौथा और अंतिम और 5वां चरण में आपसे बात करूं कि आपने सारे सवाल भर दिए, 150 में से 135 सवाल आपने, 15 सवाल आपने OMR शीट में देखिए खाली पड़े हैं, उसमें पहले गोला कर दीजिए। अब उसके बाद में अंधेरे में तीर चलाना है। बट अंधेरे में तीर कौन से चलाना है, पढ़ाई वाले तीर चलाना है, सोचने वाले चलाना है। कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें आप आसपास चल रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई किताब आ गई, तो आप आसपास चल रहे हो, उन आसपास को चलते हुए भी आपको अटेंड करना है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है, आपकी मेहनत करती है काम, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ती है, कितना डीपली पढ़ा है, वो चीज इस जगह आपके काम आती है। और अंत में जो सवाल आपसे अटेंड ना हो उसमें गोला मार देना चाहिए। यह तो हुआ क्वेश्चन अटेंड करने की थ्योरी। अब आपके सामने जो मैंने थ्योरी बताई है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे शुरुआत वीडियो में बताया 150 क्वेश्चन है और 450 मार्क्स के हैं और नेगेटिव मार्क्स 1/3 है। अब आपको रिस्क लेना है, क्योंकि अगर आपने रिस्क नहीं ली है तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे।
क्योंकि किसी में कहा है जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। मतलब आपको जोखिम और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जिस जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है तो उन्होंने जोखिम जरूर न जरूर किसी न किसी स्टेज पर उन्होंने जोखिम उठाया है। अब आपके सामने प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई जोखिम उठाना ही नहीं चाहता है, 150 सवाल में से 75 अटेंड करता है और 75 को छोड़ देता है। और बाई चांस 75 के 75 वो सही है, वो नेगेटिव की तरफ वो जाता ही नहीं है, तो उसके मार्क्स आते हैं 225। उससे आगे करते हैं जिसने थोड़ा जोखिम उठाया है, 150 में से 90 सवाल अटेंड किए हैं, जिसमें 80 सवाल सही और 10 सवाल गलत और 60 सवाल उसने छोड़ दिए। तो आपको अगर उसके मार्क्स की कैलकुलेशन करेंगे तो 230 मार्क्स उसके सामने आते हैं। मतलब थोड़ी सी उसने रिस्क उठाई है और जिसने कभी रिस्क नहीं उठाया उससे 5 नंबर उसके ज्यादा बढ़ गए। अगला एक और बंदा आता जो थोड़ा और जोखिम उठाने का प्रयास करता है, 150 में से 100 सवाल वो अटेंड करता है, 85 सवाल सही होते हैं, 15 रॉन्ग होते हैं और 50 सवाल को वो छोड़ देता है। तो आप देखिएगा उसके मार्क्स आते हैं 240। अगले एक और बंदा जो 150 में से 120 अटेंड करता है, 100 सवाल सही और 20 रॉन्ग और 30 सवाल छोड़ देता है, तो उसके मार्क्स आते हैं 280। अगला बंदा जो और अधिक रिस्क उठाने का प्रयास करता है, जोखिम उठाता, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जोखिम नहीं उठाएगा तो अगला चांस उसे मिलेगा नहीं, तो वो 150 में से 135 सवाल अटेंड करता है, जिसमें 105 सवाल सही है, 30 गलत हो गए, 15 सवाल को छोड़ा है, तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 285। और अगला बंदा है जो 150 में से 145 सवाल अटेंड कर रहा है, 110 सवाल सही हो रहे हैं और 35 सवाल रॉन्ग हो रहे हैं और 5 सवाल छोड़ दिए, तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 295। और अंतिम व्यक्ति जो मेरे जैसा बंदा है, जो रिस्क मेहनत के साथ रिस्क पे भी जोर देता है, वो पूरे में से पूरे सवाल अटेंड करता है, उसके सवाल सही होते हैं 112, 38 सवाल रॉन्ग होते हैं, फिर उसके मार्क्स की कैलकुलेशन करोगे तो 298 298 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे रिस्क बढ़ रही है वैसे वैसे मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब रिस्क वो अंधेरे में तीर मारने वाली रिस्क नहीं है, जय माता दी वाली रिस्क नहीं है, टॉस वाली रिस्क नहीं है, ये रिस्क प्रैक्टिकल अप्रोच वाली रिस्क है, जो आपकी मेहनत वाली रिस्क है। जितना आप पढ़ोगे उतनी आप रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, और जैसे ही रिस्क की कैपेसिटी बढ़ेगी उसके उतने कम उसकी तुलना में आपके मार्क्स भी वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। तो ये बात है, क्योंकि ये स्टडी है मेहनत करने वालों की है, जो मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपके जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उस पेपर में वही आता है जो आपने पढ़ा है, चाहे आप धुंधली नजर से पढ़ा है, चाहे आपने डीपली पढ़ा है, सवाल उसी से ही आता है। जो सिलेबस दिया उस सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। सवाल जो आता है वो घुमाकर आता है, अनजान बनाकर आता है, आपके सामने पेश करता है। इसलिए आपको वैज्ञानिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। वैज्ञानिक करते क्या है, वो रिस्क उठाते हैं। नई खोज कैसे करते हैं, रिस्क के बाद खोज कर सकते। एडिसन ने 100 बार अब सफलता प्राप्त की है और 101 बार में वो जीत गया। मतलब कुल मिला के आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है कि, और ये अप्रोच आपको मॉक टेस्ट और पुराने क्वेश्चन पेपर उठानी है, ताकि आपकी अप्रोच जब क्वेश्चन पेपर आए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम हॉल में आए, उसको आप अच्छे से अटेंड कर पाओ। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये उनके लिए है जो लक्ष्य तय करते हैं, जो जुनून के साथ मेहनत करते हैं और हद से ज्यादा रिस्क उठाने की प्रयास करते हैं। और लास्ट में और अंतिम शब्दों में रिस्क के बारे में ये जरूर कहूंगा, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब मेहनत के साथ अगर आप रिस्क लेते हैं
तो आपका नाम टॉपर में ही होगा। आप उन लोगों में ही होंगे जो जीतने वालों में लिस्ट में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।